लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दूसरा स्टेप या दूसरा फेज जिसकी क्लैरिटी आपको बहुत जरूरी है ताकि आप इफेक्टिवली अपना जो भी गोल है उसको मैनिफेस्ट कर सकें, वो डिजायर है। अब ये डिजायर एक सिंपल आपकी विश नहीं होती कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, कभी आप सोचते हैं फिर आप भूल जाते हैं, इस तरह से नहीं होता। बल्कि ये जो डिजायर होती है इसमें इमोशनल इंटेंसिटी होती है, इसमें आपके कुछ इमोशंस अटैच होते हैं। यानी आपकी ख्वाहिश, आपकी डिजायर आपकी नजरों में इतनी विविड होती है कि जब तक आप उस पर कोई एक्शन ना ले लें, उसको रियलाइज ना कर लें, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप तब तक उसके पीछे लगे रहेंगे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। अब इसकी एक इफेक्टिव एग्जांपल हमें रॉजर बेनेस्टर की सूरत में मिलती है। आपने उनके बारे में सुना होगा, मोटिवेशनल स्टफ में जितनी भी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं उनमें ये स्टोरी बहुत ज्यादा कोट की जाती है। 1954 में रॉजर बेनेस्टर वो वाहिद इंसान था, वो पहला शख्स था जिसने 4 मिनट से कम ड्यूरेशन में 1.6 किलोमीटर का सफर तय किया था। अब ये बेसिकली एक रनिंग थी, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के डॉक्टर्स थे वो ये सोचते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी शख्स 4 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सकता। अब रॉजर बेनेस्टर ये एक माइलस्टोन अचीव करना चाहता था, तो इसके लिए वो प्रैक्टिस भी करता था, विजुअलाइज भी करता था। उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैंने इस गोल को अचीव करना है। अपनी विजुअलाइजेशन में वो ये देखता था कि वो दौड़ रहा है और जो फिनिश पॉइंट है वो बिल्कुल उसके सामने, उसने फिनिश पॉइंट जो वो क्रॉस कर लिया और जो टाइम है वो 4 मिनट से कम है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उसने 4 मिनट के अंदर वो 1.6 किलोमीटर या जो जिसको सब 4 मिनट माइल भी कहते हैं, वो उसने जब क्रॉस किया तो उस वक्त 3 मिनट 59 सेकंड 4 मिली सेकंड थे। यानी 3 मिनट और 59.4 सेकंड में उसने अपनी जो रेस है वो कंप्लीट कर ली। अगर अभी भी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको रॉजर बेनेस्टर की एक पूरी स्टोरी मिलेगी, आपको उसके मॉन्यूमेंट्स नजर आएंगे कि वो पहला बंदा था जिसने ये टारगेट अचीव किया था। तो अब आप ये सोचेंगे कि लोग ये क्यों नहीं कर पा रहे थे, या डॉक्टर्स या उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो ये क्यों सोचते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बंदा 1.6 किलोमीटर का जो एक रनिंग का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट के अंदर तय नहीं कर सकता। वो डॉक्टर्स जो थे वो ये कहते थे अगर कोई बंदा इस तरह भागेगा तो उसका जो दिल है, उसका जो सीना है वो फट जाएगा। लेकिन रॉजर बेनेस्टर की एक ख्वाहिश थी, वो ये करना चाहता था, उसने उसको एक इमोशनल इंटेंसिटी दी हुई थी, वो विजुअलाइज कर रहा था इन चीजों को और अल्टीमेटली वो कामयाब हो गया। अब असल में ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर ही था, जो लोग ये समझ रहे थे कि हम ये काम नहीं कर सकते। अब डॉक्टर्स ने उनको बताया हुआ था या कभी किसी ने कुछ किया नहीं था इस तरह का, तो उन्हें लगता था ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो जो हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं ना कि लैक माइंडसेट जो होता है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जब आपका माइंडसेट ही लैकिंग है, आप अबंडेंस के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो आपकी कोई डिजायर ही इस तरह की नहीं होगी। रॉजर बेनेस्टर की ये स्टोरी, ये अचीवमेंट तो अपनी जगह, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही रॉजर बेनेस्टर ने ये एक अचीवमेंट हासिल की, उसके बाद जो भी उसके राइवल्स थे उन्होंने चंद महीनों में ही इस टारगेट को अचीव करना शुरू कर दिया। अब उनके लिए भी ये एक पॉसिबिलिटी बन गया कि ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने असल में किसी और को ऐसा करते हुए देख लिया था। अब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कि वो जो रॉजर बेनेस्टर था वो दूसरों से हटकर कोई प्रैक्टिस कर रहा था, उसके जो शूज थे वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर थे, या वो कोई रनिंग टेक्निक्स उसकी ऐसी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो एक बैरियर था, वो जो एक रुकावट थी, वो लोगों के जहनों में थी। लेकिन जैसे ही एक बंदा अपने उस लैक माइंडसेट से, अपने उस ऑटो पायलट से बाहर निकला, उसने पॉसिबिलिटीज देखी, एक डिजायर थी उसकी, उस पर वो काम करता रहा, जो भी उसकी स्ट्रेटजी थी, जो उसको एक्सरसाइज जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ वो करता रहा, तो वो अल्टीमेटली उसमें कामयाब हो गया। अब ना सिर्फ वो कामयाब हुआ बल्कि उसने दूसरे लोगों को भी बताया कि ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जब हम अपने माइंड्स को ये बता देते हैं कि क्या चीज पॉसिबल है, तो हमारा माइंड वही चीजें हमारी बॉडी में और हमारी जो दुनिया है उसमें लेके आता है। वो जो पहले हमने बात की थी ना कि जो थॉट्स होती हैं वो बेसिकली हमारी बॉडीज को कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने करना क्या है, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमारा पोटेंशियल डिजाइन करता है। अब जिस तरह हम शुरू से लेकर अब तक बात करते आ रहे हैं कि सिर्फ आपकी विशफुल जो थिंकिंग होती है वही आपको कामयाब नहीं करती, बल्कि ये वो चीजें होती हैं जो आपको एक्शन पर मजबूर करती हैं। आप कुछ एक्शन लेते हैं। जब एक डिजायर होती है, अगर तो सिंपल एक विश है, आप कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, उसकी कुछ इमोशनल इंटेंसिटी है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपको अपने पोटेंशियल का, अपने वाई का पता है, तो आप कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि सिर्फ डिजायर पे बैठे रहने से आपको वो चीजें मिलेंगी नहीं, ये आपको पता है। आप उसके लिए जितनी भी एफर्ट कर सकते हैं आप करेंगे। अब मिसाल के तौर पर कई स्टडीज हमें बताती हैं कि कुछ पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हुआ, उनमें से अगर कुछ ऑप्टिमिस्ट हैं, कुछ पुरुमीद लोग हैं, तो उनको बाद में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अब हमें सिर्फ इतनी बात का पता होता है या हम सिर्फ इतनी बात सुनते हैं और कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अब वो जो ऑप्टिमिस्ट हैं उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम क्यों हैं? वो इसलिए हैं, उन्हें पता है कि मुझे अब जिंदगी मिली है, अगर मैं कुछ एफर्ट्स करूंगा तो मैं अपनी सेहत को बेहतर बना सकता हूँ। तो इस वजह से वो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं, तो इसका असर ये होता है कि उनकी सेहत बेहतर हो जाती है। लेकिन स्टडीज हमें ये भी बताती हैं कि जो पेसिमिस्ट होते हैं, जो मायूस लोग होते हैं, उनमें ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि 4 साल के अंदर अंदर उन्हें दूसरा हार्ट अटैक हो जाएगा, और जो दूसरा हार्ट अटैक होता है वो उन्हें बहुत सीवियर होता है। अब इसकी रीजन यही है कि उनका एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, एक फिक्स माइंडसेट होता है। वो पेसिमिस्ट होते हैं, वो पॉसिबिलिटीज नहीं देखते। जब पॉसिबिलिटीज उनको नजर नहीं आती, वो उस लैक माइंडसेट से नहीं निकलते, उनकी कोई डिजायर नहीं होती, वो एक्शन नहीं लेते, तो उनको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलते। अब ये 1954 की रॉजर बेनेस्टर की जो एग्जांपल हमने डिस्कस की
है। इसी तरह का एक वाकया 2016 में हुआ था। एक वेट लिफ्टिंग चैंपियन है, उसका नाम एडी हॉल है। अब उसने 2016 में 500 किलो वजन उठाया था, 500 किलोग्राम। जब उससे बाद में इंटरव्यूज में पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने अपने माइंड को ये कहा हुआ था, मैं ये इमेजिन कर रहा था कि जिस तरह मेरे बच्चे किसी कार के नीचे फंस गए हैं और मैं उनको बचाने के लिए उस कार को उठा रहा हूँ। लेकिन उसने ये भी बताया था कि ये जो इवेंट था, ये जो वो वेट लिफ्टिंग कर रहा था 500 किलोग्राम, जब वो वजन उठा रहा था तो उसकी वजह से उसको मुश्किलात भी बहुत फेस करना पड़ी थी। उसकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, नाक से खून आ रहा था, वो बेहोश भी हो गया था और उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। अब अगर हम देखें तो ये 500 किलोग्राम का वजन उठाना साइंटिफिकली कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, लेकिन ये हमारी जो कैपेसिटीज हैं, जो हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं, उसकी बिल्कुल एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। अब जिस तरह हमने देखा था ना कि रॉजर बेनेस्टर ने जब 1954 में पहली दफा जब वो 4 मिनट के अंदर उसने जो एक मील का 1.6 किलोमीटर का जो सफर तय किया था, उसके बाद जो उसके राइवल से या दूसरे एथलीट से वो भी उस लिमिट को क्रॉस करने लग गए। तो इसी तरह एडी हॉल ने जब 2016 में 500 किलोग्राम का वजन उठा लिया तो उसने दूसरे एथलीट्स के लिए रास्ते खोल दिए। उसने बता दिया कि ये एक मेंटल बैरियर ही है, हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2020 में एक और एथलीट ने 501 किलोग्राम का वजन उठाया। अब जिस तरह हमने पहले बात की ना कि 500 किलोग्राम वजन उठाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। अब जो हमारे मसल्स हैं या जो हमारी बोन्स हैं वो इस वजन को तो बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें सालों की ट्रेनिंग चाहिए और इसमें रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व हैं कि हमारी जो नसें हैं वो फट सकती हैं, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जिस तरह हमने बात की, जो रॉजर बेनेस्टर था उसकी सिर्फ एक डिजायर नहीं थी, बल्कि वो विजुअलाइज भी कर रहा था, वो ट्रेनिंग भी कर रहा था। एडी हॉल भी इसी तरह से कर रहा था, उसकी एक डिजायर भी थी, वो विजुअलाइज भी कर रहा था। चाहे वो ये सोच रहा था कि मेरे बच्चे गाड़ी के नीचे हैं, मैंने उस गाड़ी को उठाना है। जिस तरह भी उसने एक मेंटल ट्रिक खेला, जैसे भी उसने एक्सरसाइज की, लेकिन सिर्फ डिजायर से नहीं हुआ। पहले तो उसने अपने लैक माइंडसेट को खत्म किया, फिर उसकी एक डिजायर थी, वो ट्रेनिंग करता रहा और फिर वो कामयाब हो गया। अब जो हमारी तरह अनट्रेन्ड बंदा है वो तो 100 किलोग्राम वजन भी नहीं उठा सकता। 500 किलोग्राम वजन उठाने के लिए जहाँ पे आपको डिजायर की जरूरत है, वहां पे एक्सरसाइज की, ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। यही बात हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी विशफुल थिंकिंग नहीं है, बल्कि जब हमने अपने आप को अपने एक लैक माइंडसेट से निकाल लिया, जब हमारी एक डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, इमोशनल इंटेंसिटी है, तो हम एक्शंस लेंगे। लेकिन स्टार्ट हमें अपने माइंडसेट से, अपने ब्रेन से ही करना पड़ेगा, ताकि हम उस लैक माइंडसेट से निकलें और हमारी एक डिजायर हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बाज़ औक़ात हमारी जो फिजिकल आउटपुट होती है उसको लिमिट कर देता है, उसको कम कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अभी हम थके नहीं होते, लेकिन हमें ये मैसेज मिलता है कि हम थक गए हैं। उन स्टडीज में ये देखा गया कि जब उन एथलीट्स को कहा गया कि अभी भी आप मजीद आगे जा सकते हैं और उन्होंने हिम्मत की, तो जब उनको लग रहा था कि मैं थक गया हूँ, मेरे लिए अब आगे जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने उस एक डिसीजन की वजह से वो लोग आगे बढ़ते रहे। अब इस तरह के जो ट्रिक्स होते हैं वो हमारी फिजिकल एबिलिटीज को परमानेंटली तो चेंज नहीं कर देते, हमारी जो कैपेसिटीज हैं हमने वैसे ही बिहेव करना है, लेकिन हमारे अंदर जो एक एड्रेनालिन या एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है वो टेम्परेरीली इन सब चीजों को बाईपास कर देता है। तो असल में ये आपकी ट्रेनिंग, ये आपके बिलीफ्स ही होते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी होती है जो आपको आगे लेकर जाती है। अब जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि वो जो 500 किलोग्राम का वजन उठाना है वो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जो हमारी बोन्स हैं या जो हमारे मसल्स हैं या जो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है, हर चीज की एक लिमिट होती है। हम एक्सरसाइज के जरिए इनको ट्रेन तो कर सकते हैं, लेकिन हम परमानेंटली इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये तो हम सबको पता है कि हमारा जो भी पोटेंशियल है हम उसको रीच नहीं कर रहे, हम उसको मीट नहीं कर रहे। हम अपनी जो जिंदगी है, वो जो भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो भी हमारी कैपेसिटीज हैं, जो भी हमारे टैलेंट्स हैं, हम उनके मुकाबले में बहुत कम गुजार रहे हैं। जो हमें होना चाहिए हम वो नहीं है। अब हम सब लोग 500 किलोग्राम वजन तो नहीं उठा सकते, लेकिन 100 किलोग्राम वजन उठाने की एबिलिटी तो हमें मौजूद है। लेकिन जब तक हम अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, हमारी वो मेंटल कंडीशनिंग नहीं होगी, हम अपने उन फॉल्स बिलीफ से जो हमें लिमिट कर रहे हैं, हम उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारा जो पहला पार्ट, जो पहला स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें हमने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। हमने उसमें देखा है कि किस तरह महज हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारी बॉडी को चेंज कर देती हैं। जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स थे, उनके सिर्फ एक बिलीफ की वजह से कि वो एक मेडिसिन ले रहे हैं, हालांकि उनको शुगर पिल एक प्लेसिबो दिया गया था, लेकिन उनके उस बिलीफ की वजह से उस शुगर पिल ने उनके माइंड में डोपामिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो उन पेशेंट्स की उन एक्सपेक्टेशंस ने, उन डिजायर्स ने बेसिकली उनका जो एक्सपीरियंस था उसकी केमिस्ट्री ही रीराइट कर दी। अब जिस तरह हमने बात की, हमारा जो ब्रेन है उसका जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो हमें जिंदा रखना है, हमारा सर्वाइवल है। तो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये कई दफा ऐसा होता है कि हमारे जो मसल्स का यूज है उसको बहुत कम कर देता है। अब जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एथलीट्स पर जो स्टडीज की गई हैं, उनमें पता चला कि उनको कई दफा ऐसा लग रहा था कि अब जो मेरी एबिलिटीज हैं वो खत्म हो गई हैं, मैं थक गया हूँ, मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन जब उनको बताया गया, कुछ उनको मोटिवेशन दी गई, जब उनको कुछ सजेशन दी गई, तो वो आगे प्रोसीड करते रहे। अब उन एथलीट्स का ब्रेन इस तरह क्यों कर रहा था, वो
क्यों उनको लिमिट कर रहा था? वो बेसिकली उनका सर्वाइवल इंश्योर कर रहा था। अब वो देख रहा था कि कहीं इनको कोई हीट स्ट्रोक ना हो जाए, हार्ट फेलियर ना हो, कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए, तो इसके लिए उसने उनको रोकना मुनासिब समझा। अब ये फैक्ट तो प्रूवन है कि हमारा ब्रेन हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ भी करता है, चाहे उसे हमारा पोटेंशियली क्यों लिमिट करना पड़े। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में हम अपने इस माइंड की भी नहीं सुनते। अब आपने देखा होगा कि आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला पेश आता है या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ आता है, तो बाज़ औक़ात आप वो स्टेप्स लेते हैं जो आपको भी नहीं पता होता कि आप वो कर सकते थे, तो दूसरे लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि पॉसिबल नहीं था, लग नहीं रहा था तुम ये करोगे, लेकिन तुमने ये किया। अब बेसिकली वो जो हमारी ब्रेन की लिमिटेशंस होती हैं, हम उनको एक्सीड कर चुके होते हैं। अभी आप सर्च करेंगे ना, तो आपको कई ऐसी न्यूज़ मिल जाएंगी कि कुछ एक्सीडेंट्स हुए, लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स उनके साथ थे, अब वो यंग लोग भी थे, उनमें औरतें भी शामिल थी, तो उन्होंने अपने उस प्यारे को बचाने के लिए कार को ऊपर उठा लिया। अब एडी हॉल जो था उसने तो 500 किलोग्राम का वजन उठाया, वो तो ये सोच रहा था, उसने एक ये मेंटल मॉडल, एक ट्रिक बनाया हुआ था कि मेरे बच्चे गाड़ी के नीचे, मैं कार उठा रहा हूँ बेसिकली, तो ये ट्रिक खेलते हुए उसने 500 किलोग्राम का वजन उठा लिया। लेकिन अब ये जो लोग हैं, इन्होंने अपने आप को ट्रेन नहीं किया हुआ था, लेकिन वो जब एक्सट्रीम इस तरह के सर्कमस्टांसेस आए, तो वो जो उनका एक एड्रेनलिन रश था, जो वो एक स्ट्रेस लेवल था, उसने ब्रेन की जितनी भी लिमिटेशन थी उनको बाईपास कर दिया। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ इश्यूज होंगे, कुछ एक्सीडेंट्स होंगे, फिर ही आप अपने इन माइंड्स की जो लिमिटेशंस हैं इनको क्रॉस करेंगे, बल्कि अगर आप इनको ट्रेन करेंगे तो फिर भी आप जो अपना पोटेंशियल है उसको अचीव कर सकते हैं। हमारी बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं, हम अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकते कि हम हर काम कर लें, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है हम उसको अचीव जरूर कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट था लैक माइंड से रिलेटेड, उसमें हमने यही देखा था कि हम किस तरह अपने पोटेंशियल को अवॉइड कर रहे हैं, या हमें अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं है। जब हमें अपने पैटर्न्स का पता चलता है, हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उनको चेंज करते हैं, हमारा फोकस चेंज होता है। जब ब्रेक थ्रूज का हमें पता चलता है, जब हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं। या जब हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें सर्वाइवल के लिए बेसिकली फियर की ज़रूरत है, हमें डर की ज़रूरत है, या हमें जो फियर्स हैं हमने उनको कैसे इंटरप्रेट करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। जब हमारा ये माइंडसेट होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें डिज़ायर एक मिलती है और फिर हम कोई एक्शन लेते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं इन चीज़ों को। मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल सुना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छे अल्फाज़ों में हमें बताते हैं कि हमारी डिज़ायर्स क्या होती हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि मेरी तो ये डिज़ायर है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अगर तुमने ये देखना है कि तुम्हारा दिल कहाँ है, तो तुम ये देखो कि जब तुम्हारा माइंड वॉन्डर करता है तो वो कहाँ जाता है। जब भी तुम फ्री होते हो, जब भी बैठे होते हो, जब भी माइंड वॉन्डिंग हो रही होती है, तो देखो उस वक्त तुम क्या सोच रहे होते हो। अब अगर हम बैठे हुए हैं, हमारा फ्री टाइम है, या जनरली जो हमारी थॉट्स हैं वो किसी क्रिटिसिज्म को लेकर है, कोई हमारा डर है, अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा वही फोकस है, वही चीज़ें हमें मिलेंगी, वही हमारा लैक माइंडसेट है। लेकिन अगर हम पैसा चाह रहे हैं, गाड़ी चाह रहे हैं, घर चाह रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं, तो हम उस पर फोकस्ड होंगे और वो चीज़ें हमें मिलेंगी। अब आप हमारे गिर्द जनरली भी देख लें, एक बंदा, उसका कोई एम है, वो कोई गाड़ी हासिल करना चाह रहा है, वो कोई बाइक खरीदना चाह रहा है, वो कोई लैपटॉप लेना चाह रहा है, मोबाइल है, वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, तो उसकी जो डिस्कशन होगी वो हर टाइम वही होगी, हर टाइम उसको वही ख्याल आ रहे होंगे। वो हमें ये बताएगा कि कल मैं बैठा था तो मेरे ज़हन में ये आया, मैंने ये सोचा। उसको आप देखेंगे वही चीज़ें वो रिसर्च कर रहा होगा, हर वो एफर्ट कर रहा होगा। जब उसका दिल ही हर दफ़ा उस तरफ जा रहा है, तो बेसिकली यही उसकी डिज़ायर है, वो उसी के लिए एफर्ट्स कर रहा है और वही चीज़ें उसको मिलेंगी। अब शुरू हम अपनी थॉट से, अपनी इंटेंशन से, अपने बिलीफ से ही करते हैं, लेकिन जब हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो हमारी उन इंटेंशंस को अलाइन करते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। हमारे एक्शंस के जरिए हम अपने गोल्स तक तो ज़रूर पहुँचते हैं, लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारी थॉट्स की वजह से शुरू होते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो थॉट्स होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। थॉट्स बेसिकली हमारे माइंड की वोकैबुलरी होती हैं, और जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारी बॉडी की वोकैबुलरी होती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एक स्पेसिफिक थॉट है, मेरी एक स्पेसिफिक डिजायर है, लेकिन जब आप उस कंडीशन में होते हैं, जब आप वो काम करने लगते हैं, आप अनरेस्ट फील करते हैं, क्योंकि आपकी डिजायर कुछ और होती है। जब आपकी डिजायर्स और एक्शंस या फीलिंग्स में जब कोई तजाद होता है, तो जो चीज ज्यादा स्ट्रांग होती है वही विन करती है, वही चीज आपको मिलती है। जब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है, तो तब आपको जरा इसकी मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो भी डिजायर होती है और उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप जो भी एक्शंस लेते हैं, उसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं, उससे कोई ना कोई डिफरेंस जरूर क्रिएट होता है। अब वो डिफरेंस आपकी लाइफ में भी होता है, सबसे बढ़कर आपकी फैमिली की लाइफ में भी होता है, आपकी सोसाइटी में भी उसका असर होता है, और आपके मुल्क में भी उसका असर होता है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह का डिफरेंस लेकर आना चाह रहे हैं। आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है या आपने ऑटो पायलट पर चलना है, आपने अबंडेंस देखनी है या आपने लैक माइंडसेट में रहना है। मैंने किसी से ये सुना था, शायद बॉब प्रॉक्टर थे, वो ये कहते थे कि वुड यू लाइक यू इफ यू मेट यू। अगर आपसे मुलाकात हो जाए तो क्या आप अपने आप को पसंद करेंगे। अब आपकी जो भी डिजायर है, आप एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि आप खुद प्राउड फील करें।
फैमिली के लिए तो हम करते ही हैं, करना भी चाहिए, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए जो कुछ हम करते हैं हमें करना चाहिए, लेकिन आप अपनी नजरों में भी आपकी कोई वैल्यू हो। अब जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम लोग टैलेंटेड हैं, हम सब टैलेंटेड हैं। उसमें हमने ये भी देखा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है या ग्राहम बेल है वो किस तरह से कामयाब हुए हैं। हालांकि उनके बारे में यही व्यूज थे कि उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, या जितने भी कामयाब लोग होते हैं उनके बारे में हमने यही सुना हुआ है या हमें यही पता होता है कि उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, या वो भी उन्हीं स्कूलों में गए होते हैं जिनमें दूसरे लोग गए होते हैं। तो क्या चीज होती है जो उनको कामयाब बनाती है? अब बेसिकली उनकी डिजायर्स ही होती हैं, वो खुद चीजों को टेस्ट करते रहते हैं। अब आप अपने आप को दूसरों से भी कंपेयर ना करें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं, आप कोई नई एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि दूसरे लोग किस स्टेज पर हैं या मुझे कितना टाइम लगेगा। अब बेसिकली कोई टाइम टेबल या स्केड्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम लोगों के व्यूज होते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के स्टेज पर एटलीस्ट यहाँ पर होना चाहिए था। अगर मैं इस टाइम पर ये नहीं सीख सका या मैं इस टाइम पर अगर ये नहीं बन सका तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बगैर मकसद के पैदा नहीं की, बल्कि इंसान के बारे में तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई कसमें खाकर कहा है कि इंसान को मैंने बेहतरीन सूरत में पैदा किया है, उसको बेहतरीन चीजें अता की हैं। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने उन टैलेंट्स को जानें, उनको पॉलिश करें और उनको यूज करें। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं। अब 8 अरब लोग एक ही टाइम पर एक काम नहीं कर सकते, हम सबका अलग अलग मकसद है, लेकिन ये बात तो गारंटीड है कि अल्लाह ताला ने हमें बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। लेकिन साथ ये भी बताया हुआ है कि तब तक हालत नहीं बदली जाती जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करते। हम लोग ये कंपैरिजन तो करते रहते हैं कि ये चीज अर्ली है, ये चीज लेट है, ये चीज कम है, ये ज्यादा है, ये मुझे नहीं मिली, ये उसको मिली, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि उसकी एफर्ट्स क्या थी, हम ये नहीं देखते कि हमने अपनी एफर्ट्स पुट भी की हैं या नहीं की। तो आप पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचें, आपकी कुछ डिजायर्स होनी चाहिए, आपको पता हो कि मैंने आगे बढ़ना है और मैं बढ़ सकता हूँ। और जिस तरह हमने पहले पार्ट में भी बात की थी कि इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि आप पॉसिबिलिटीज देखें, आप बुक्स पढ़ें, आप वीडियोस देखें। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं आपको उसकी सिर्फ 2-4 चीजों का पता है। मैं चाहे यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ या लॉ मेरा प्रोफेशन है, अब मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई पॉसिबिलिटीज हैं जिसका मुझे पता ही नहीं है। अब बजाय इसके कि मैं गिव अप करूं या मैं नई पॉसिबिलिटीज के बारे में ना सोचूं, मैं आगे बढ़ने का ना सोचूं, मैं कुछ रिसर्च करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। फिर मैं जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो उनको कामयाब बना रहे हैं, मैं उनको अपनाऊंगा। लेकिन एटलीस्ट मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब तक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये थॉट्स ही होती हैं जो बेसिकली हमें स्टार्ट प्रोवाइड करती हैं। थॉट्स हमें बताती हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन जो हमारा एक्शन होता है वो हमें वो चीजें प्रोवाइड करता है। पॉसिबिलिटीज सर्च करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो करें, आप स्टार्ट तो करें। अब जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि रॉजर बेनेस्टर थे 1954 में, जो उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की। फिर एडी हॉल थे, उन्होंने 500 किलोग्राम का जो वजन उठाया था। अब इसी तरह 1976 में जो ओलंपिक गेम्स हो रही थी उनमें नादिया के नाम से एक ओलंपिक जिमनास्ट थी। अब उन्होंने पहली बार परफेक्ट स्कोर अचीव किया था। 10 टोटल स्कोर था तो उन्होंने 10 अचीव किया था, लेकिन वो जो स्कोर बोर्ड था उसने 10 की बजाय 1.00 1.00 ये स्कोर वहां पे दिया। अब वो जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने उस बोर्ड को 10 के लिए प्रोग्राम ही नहीं किया हुआ था। उन्हें लगता था कोई ऐसा एथलीट ही नहीं है, किसी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो परफेक्ट स्कोर 10 जो है वो उसको अचीव कर सके। तो जब 10 दिखाने का टाइम आया वो बोर्ड 10 के बजाय 1.00 दिखा रहा था। अब 1954 में जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे या उस टाइम के जो डॉक्टर्स थे वो भी यही सोच रहे थे कि आप 4 मिनट के अंदर अंदर 1.6 किलोमीटर नहीं भाग सकते, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप भागेंगे तो आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। अब जो रॉजर बेनेस्टर है, अब उसको भी इन चीज़ों का पता था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो लिमिटेशंस हैं वो आपने पुट की हुई हैं, वो अक्सर आपकी सोसाइटी भी आपको बता रही होती है। अब जिस तरह 1976 की ओलंपिक्स थी उसमें भी जो बोर्ड मैन्युफैक्चर हुआ था वो 10 स्कोर नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये नहीं लगता था कि 10 को अचीव कर सकता है। अब वो जो मेंटल बैरियर है वो उन लोगों का था। अब चाहे जो एथलीट्स हैं उनको पता भी था, लेकिन उनकी एक डिजायर थी, वो अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, तो उन्होंने उन लिमिटेशंस को खत्म कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लिमिटेशन सिर्फ उनके लिए खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके आने के बाद वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए भी खत्म हो गई। हम एक रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। 2012 में यूट्यूब पर एक सॉन्ग अपलोड हुआ था गैंगनम स्टाइल के नाम से, काफी फेमस था, आप लोगों ने भी सुना होगा। अब उस टाइम पर यूट्यूब की जो काउंट की लिमिट थी, वो जो व्यूज को काउंट करता था, वो 2.1 बिलियन थी। लेकिन ये गैंगनम स्टाइल सॉन्ग इतना फेमस हुआ कि यूट्यूब की जो इनिशियल 2.1 बिलियन व्यूज की लिमिट थी ये उसको अप्रोच करने लगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा मिसहैप तो नहीं हुआ, जो इंजीनियर्स थे उनको टाइमली पता चल गया और उन्होंने टाइमली व्यू काउंट को अपडेट कर दिया। लेकिन जो बात यहाँ पर डिस्कस करने वाली है वो ये है कि 2.1 बिलियन भी उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा कि यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता या मुश्किल है यहाँ तक पहुंचना। लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कौन सा बैरियर क्रॉस हो जाए। खैर मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि इस टाइम पर यूट्यूब का जो नया व्यू काउंट है जिस जगह वो सेट हुआ है
वो 9 क्विंटिलियन है, 9000 बिलियन। यानी अगर आप 9000 बिलियन व्यूज अचीव करेंगे तो फिर YouTube को टेंशन होगी। खैर, इंसानों की एबिलिटीज को देखते हुए हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 9000 बिलियन का बेंचमार्क क्रॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब किताबें छपना शुरू हुई थी तो जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनको ये लगा था कि अब हमारी मेमोरीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन किताबों का भी एक पर्पस था। उस टाइम का जो नॉलेज था वो अब हमारे पास मौजूद है। फिर जब गूगल आया था तो लोगों को लगा था कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, आप एक क्लिक पे जाएंगे आपको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन अब जब चैटबॉट्स आए हैं, चैट जीपीटी, डीपसीक वगैरह आए हैं, तो हमें पता चला है कि हमने इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। बल्कि वो हमें सजेशन देते हैं कि अब मैं आपको ये चीज ना बता दूं। तो हर वो शख्स जिसको ये पता है कि उसका पोटेंशियल क्या है और उसने उसको कैसे अचीव करना है, उसकी एबिलिटीज पर लिमिटेशंस लगाना इम्पॉसिबल है।